क्या सस्ता होने वाला है पेट्रोल डीजल? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कब से होगी शुरुआत? रीट और इनविट के लिए क्या है नए नियम? एसबीआई ने ग्राहकों के लिए क्या दी अच्छी और बुरी खबर? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स घटाने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बैंक ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को ऐसा करने का सुझाव दिया है। फरवरी में आने वाले मुद्रास्फीति आंकड़ों के आधार पर इस पर फैसला होगा। जनवरी में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर बढ़कर 6.52% के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आरबीआई की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि देश में अभी भी खाद्य महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। पेट्रोल डीजल को क्या सरकार जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है? इस सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर सभी राज्य इस पर सहमत होंगे तो इस पर कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार सभी राज्य अपनी सहमति दे दें तो हम पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर के दायरे में ले आएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश एक राशन कार्ड लागू करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इस बार नए वित्त वर्ष शुरू होते ही आप भर सकेंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न। आयकर विभाग ने कहा है कि 2022-23 के लिए समय से पहले अधिसूचित किए गए आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। करदाताओं को सुविधा देने और आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने के लिए आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष के अंत में या नए वित्त वर्ष की शुरुआत में जारी होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आईटीआर फॉर्म फरवरी में ही जारी कर दिए गए। लिस्टेड कंपनियों की तरह ही सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रिट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के लिए नियम बनाए हैं। सेबी ने रीट और इनविट के लिए ऑडिटर नियुक्त करने की अवधि, कर्ज के आकलन और बिना दावों या बिना भुगतान वाली राशि से जुड़े प्रावधानों में सुधार भी किया है। रीट और इनविट किसी व्यक्ति को लगातार 5 साल से अधिक समय के लिए ऑडिटर नियुक्त नहीं कर सकेंगे। रीट और इनविट की तरफ से एक दिन के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश को कर्ज आकलन के तहत नकद या नकद समतुल्य माना जाएगा। सरकार के खुले बाजार योजना के तहत गेहूं बिक्री शुरू करने के बाद थोक बाजार में गेहूं के दाम घटे हैं। खाद्य सचिव ने बताया कि खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले के बाद थोक और खुदरा बाजारों में गेहूं की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कीमतों को और कम करने के लिए यदि जरूरी हुआ तो और कदम उठाए जाएंगे। सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना के तहत अधिक गेहूं की बिक्री करने जैसे अन्य कदम भी उठा सकती है। अब देश में डिजिटल लेन देन और ज़्यादा आसान होने वाला है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत कर दी है। ऐसा करने वाला ये पहला पेमेंट बैंक बन गया है। यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम के जरिए सिंगल क्लिक के साथ तेजी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन में मदद करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। इस फीचर से छोटे मूल्य के ट्रांजैक्शन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में दिखाई देंगे, न कि बैंक पासबुक में। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। एसबीआई ने एमसीएलआर, ईबीएलआर और आरएलएलआर जैसे बेंचमार्क में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने यह कदम आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% करने के बाद उठाया है। बैंक की नई ब्याज दरें 15 फरवरी से लागू हो चुकी हैं। एसबीआई की 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर 8.5% हो गई है। ऑटो, होम और पर्सनल लोन समेत अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर अब इसी आधार पर तय होगी। कर्ज महंगा करने के साथ ही एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट कराने वाले ग्राहकों को खुश किया है। बैंक ने चुनिंदा एफडी पर ब्याज दर में 5 से 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा एसबीआई ने 400 दिन की एक नई एफडी स्कीम भी पेश की है। इस पर ग्राहकों को 7.10% ब्याज की पेशकश की जा रही है। यह स्कीम सीमित अवधि के लिए है, जो 31 मार्च 2023 तक ही उपलब्ध होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने नागरिकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। यूआईडीएआई ने इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस टेक्नोलॉजी पर आधारित नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। अब उपभोक्ता आधार कार्ड के स्टेटस की जानकारी घर बैठे आसानी से हासिल कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर उपभोक्ता कभी भी अपने आधार कार्ड से जुड़ी हर तरह की जानकारी एसएमएस के जरिए हासिल कर पाएंगे।
डिजिटल तरीके से लोन देने वाले ऐप्स पर आरबीआई ने अपना शिकंजा और कस दिया है। आरबीआई ने डिजिटल माध्यम से कर्ज देने वाली कंपनियों को पहले से पैनल में शामिल उन एजेंटों का खुलासा करने को कहा है जो कर्ज की वसूली करते हैं। इसके अलावा कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसके बारे में ग्राहकों को भी सूचना देनी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि चेक बाउंस होने या समय पर भुगतान नहीं होने पर जुर्माना शुल्क के बारे में अलग से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जानी चाहिए। रिलायंस जियो मार्ट ने अपनी क्विक ग्रोसरी सर्विस जियो मार्ट एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। कंपनी ने मार्च 2022 में ही इस सर्विस की शुरुआत की थी। जियो मार्ट एक्सप्रेस उपभोक्ताओं को 90 मिनट में ऑर्डर डिलीवरी करती थी। अब जियो मार्ट अपने यूजर्स को व्हाट्सएप से ऑर्डर करने के लिए कह रही है। क्विक डिलीवरी बिजनेस में कंपनी को भारी घाटा हो रहा था, इसलिए इसे बंद किया गया है। सरकार ने एक बार फिर बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की कोशिश शुरू कर दी है। 15 साल पहले सरकार की ये कोशिश विफल हो गई थी। सरकार ने दोनों कंपनियों के विलय के लिए अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट को नियुक्त किया है। डेलॉयट अगले 6-7 महीने में विलय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इन दोनों कंपनियों के विलय में कम से कम 2 साल का वक्त लगने की संभावना है। अदानी समूह के संकट से अन्य क्षेत्रों पर किसी बड़े वित्तीय जोखिम की आशंका नहीं है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि अदानी समूह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका अन्य क्षेत्रों पर कोई सीधा बड़ा वित्तीय जोखिम होने की आशंका नहीं है। हालांकि कुछ अन्य प्रभाव जरूर हो सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। अब तक कुल मिलाकर अदानी समूह का बाजार पूंजीकरण $120 अरब घट चुका है। फसल वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन का बन सकता है एक नया रिकॉर्ड। चालू फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 32 करोड़ 35 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसका कारण धान और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होना है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 44 लाख टन अधिक है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।